मित्रों नमस्कार। सॉलिड स्टडी में आपका स्वागत है। कहते हैं ना, चलते रहो अपने मंजिल के पथ पर, चलते चलते या तो मंजिल मिल जाएगी या तो हम लोग चलना सीख लेंगे। तो इसी एनर्जी के साथ हम लोग अपनी स्टडी को स्टार्ट करते हैं। मित्रों, हम लोग अभी तक अध्ययन कर रहे थे कि क्लास 8 का, किसका, क्लास 8 में हम लोग लेसन वन का अध्ययन हम लोग कर लिए हैं और आज के वीडियो में हम लोग लेसन 2 का अध्ययन करेंगे। तो देर ना करते हुए चलिए हम लोग अपने स्टडी को स्टार्ट करते हैं। लेसन 2, जैसा कि हम लोग जानते हैं मित्रों, लेसन 2 जो हमारा पाठ है, इसमें भूमि, मृदा, जल, प्राकृतिक वनस्पत, वन्य जीवन संसाधन, मतलब वन्य जीव से संबंधित संसाधन, इसी का हम लोग अध्ययन करेंगे। तो चलिए हम लोग अपनी स्टडी को स्टार्ट करते हैं। तो इसमें मित्रों सबसे पहले हम लोगों को यह जानना है कि भूमि, मृदा, प्राकृतिक वनस्पत और वन्य जीव, जैसा कि हम लोग पीछे के लेसन में संसाधन के बारे में, जो ये टर्म है इसके बारे में हम लोग बात कर चुके हैं कि कोई वो चीज़ें जो हमारे लिए उपयोगी होती हैं और जो उपयोगी होंगी तो उसका कुछ मूल्य हो जाएगा। तो कहने का मतलब जब उपयोगी होंगी तो वो एक संसाधन के रूप में हमारे लिए हो जाएंगी। तो वन्य से रिलेटेड संसाधन है, चूँकि वन्य से जो प्राप्त होता है वो संसाधन, ये हम लोगों को ध्यान देना है। चलिए इसमें हम लोग देख लेते हैं। विश्व की 90% जनसंख्या, विश्व की जो 90% जनसंख्या भूमि के 30% पर, कितने, भूमि के 30% क्षेत्र भाग पर ही रहती है। ये हम लोगों को ध्यान देना है। मान लीजिए हमारी पृथ्वी है तो इसकी केवल 30%, कितना, केवल मान लीजिए आप 30% भाग पर ही, पूरे 100% में से 90% जनसंख्या, कितना, 90% जनसंख्या पूरी पृथ्वी की, कितने, केवल पृथ्वी के 30%, कितने, 30% भाग पर ये रहती है। ये हम लोगों को ध्यान देना है। और शेष 70% जो भूमि है, वो शेष 70% जो भूमि है या तो वो विरल जनसंख्या है या तो निर्जन है। मतलब ये वाला जो क्षेत्र है, या तो इसमें बिल्कुल बहुत कम नाम मात्र की संख्या कहीं कहीं पर है और या तो ये बिल्कुल निर्जन पड़ी हुई है। ये हम लोगों को ध्यान देना है। जो ज़्यादातर आबादी है वो केवल 30% भूमि पर ही है। 90% आबादी कितनी भूमि पर है, 30% भूमि पर है। ये हम लोगों को ध्यान देना है। और शेष 70% जो भूमि है या तो उस पर बहुत विरल जनसंख्या या तो निर्जन है, मतलब खाली क्षेत्र है। आगे हम लोग देखते हैं, भूपृष्ठ के कुल क्षेत्रफल का लगभग 30% भाग भूमि है। जैसा कि हम लोग जानते हैं भूपृष्ठ के क्षेत्रफल का लगभग 30% भाग भूमि है। यही नहीं, इस थोड़े से प्रतिशत में भी जो भूमि बची हुई है, जो 30% है, उसमें से भी क्षेत्र उबड़ खाबड़, पर्वतों की तरह तीव्र ढाल वाले, जलाक्रांत संभावित क्षेत्र, मतलब जहाँ निम्न क्षेत्र है पानी भर जाता है, और मरुस्थलीय क्षेत्र, मरुस्थल क्षेत्र एवं सघन जनसंख्या क्षेत्र, सामान्यतः विरल जनसंख्या क्षेत्र अथवा निर्जन स्थान, जितने भी स्थान लगभग है इसी 30% में ज़्यादातर ही सम्मिलित है। ये हम लोगों को ध्यान देना है। इसमें पर्वत भी है, पहाड़ भी है, नदी भी है, नाला है, उबड़ खाबड़ जो क्षेत्र हैं ये ज़्यादातर किस में है, इसी 30% में है। ये क्षेत्र वाला जो ये बहुत ही 70% वाला भाग है, ये बहुत ही दुर्लभ क्षेत्र है। इस क्षेत्रों की बात की जा रही है। नाम मात्र की जनसंख्या या तो खाली ही क्षेत्र पड़ा हुआ है। ये हम लोगों को ध्यान देना है। आगे, भूमि का उपयोग भौतिक कारकों के द्वारा निर्धारित किया जाता है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कैसा वहाँ की, मतलब भौतिक कारक, खास करके जैसा हम लोग देखें जलवायु है, मौसम है, वहाँ किस प्रकार का है, वहाँ का स्थल कैसा है, स्थल कैस मतलब स्थलाकृति कैसी है, मृदा कैसी है, जलवायु कैसी है, खनिज एवं जल की उपलब्धता कैसी है, यही सब देख करके इंसान क्या है, भूमि का चयन करता है। वहीं पर बसाव होता है, धीरे धीरे वहीं पर नगरों की बसाव होती है। जनसंख्या और प्रौद्योगिकी की भूमि उपयोग प्रतिरूप के महत्व को निर्धारित करते हैं। ये हम लोग को ध्यान देना। जैसा कि हम लोग जानते हैं पहले की आदिकाल से लेकर के हम लोग जान रहे हैं कि आदमी का बसाव वहीं पर होता है जहाँ पर जल की उपलब्धता होती है, पौधों की उपलब्धता होती है। इसी प्रकार यहाँ भी बताया जा रहा है जो निर्जन क्षेत्र हैं वहाँ पर लोग क्यों नहीं रहते हैं, क्योंकि वो उनके वातावरण के अनुकूल नहीं है। ये हम लोगों को ध्यान देना है, मोटे तौर पर यही है। चलिए हम लोग आगे देख लेते हैं मित्रों। आगे हम लोग देखेंगे कि सामुदायिक भूमि। अब भूमि के बारे में अगर हम लोग देखें तो जो सामुदायिक भूमि होती है, सामुदायिक का मतलब होता है, एक हिसाब से हम लोग इसको अगर कहें तो सरकारी कह सकते हैं या लगभग सभी लोगों की, जो एक समुदाय के लिए होती है। सामुदायिक भूमि को साझा संपत्ति या साझा संपत्ति संसाधन कहते हैं। क्योंकि ये समुदाय की है, किसी एक व्यक्ति की नहीं है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, साझा संपत्ति संसाधन कहते हैं। ये हम लोगों को ध्यान देना है। सामुदायिक भूमि, ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि सामुदायिक भूमि कैसी है, एकल भूमि है या साझा भूमि है, तो ये हम लोगों को ध्यान दिए रहना है। चलिए आगे देखते हैं। भूस्खलन प्रायः भूकंप, बाढ़, ज्वालामुखी के साथ घटित होता है। जैसा कि हम लोग जाते हैं भूस्खलन जो होता है, भूस्खलन मतलब मिट्टी का कट करके
हट जाना, अपने स्थान को छोड़ देना, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, भूस्खलन कहते हैं। अर्थात भूमि नीचे दब जाती है, हट जाती है अपने स्थान से। ये पहाड़ी क्षेत्रों पर ज़्यादा होता है, दलदली क्षेत्रों पर जहाँ पर नीचे खाली स्थान होते हैं वहाँ पर भी मिट्टी दब जाती है, ये हम लोगों को ध्यान देना है। तो भूस्खलन प्रायः भूकंप वाले क्षेत्र, बाढ़ वाले क्षेत्र और ज्वालामुखी वाले क्षेत्र में घटित होते हैं, ये हम लोगों को ध्यान देना है। पृथ्वी के पृष्ठ पर दानेदार कणों के आवरण की पतली परत ही क्या कहलाती है, मृदा कहलाती है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि पृथ्वी की पतली परत, जो पृथ्वी की भूपर्पाटी होती है, ऊपरी वाली परत होती है, उसी के दानेदार जो कण के आवरण होते हैं, एक पूरा आवरण बना होता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, मृदा कहते हैं, ये हम लोगों को ध्यान देना है। और वैसे हम लोग जानते हैं साधारण तौर पर हम लोग कहते हैं कि पृथ्वी की भूपर्पटी को मृदा या शैल कहते हैं, ये हम लोगों को ध्यान देना है। अब क्या है, मृदा जो है मित्रों, इसको प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं, मृदा को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं, तो चलिए हम लोग देख लेते हैं। मृदा को प्रभावित करने वाले जैसे जनक शैल जैसी मृदा बनती है वो है, इसका रंग है, गठन है, रासायनिक गुण है, गुणधर्म है, खनिज की मात्रा है, पारगम्यता आदि निर्धारित करती हैं कि मृदा को ये किसी न किसी तरह से प्रभावित करती हैं और मृदा के निर्माण में इनका योगदान भी होता है। जलवायु भी है, तापमान है, वर्षा है, अपक्षय है, ह्यूमस निर्माण क्या है और की दर इसको भी प्रभावित करती है। उसके बाद में उच्चावच तुंगता है कि केस कितना ऊंचा स्थान है, कैसे है, ढाल किस प्रकार का है, ये भी मृदा को निर्धारित करने वाले या प्रभावित करने वाले कारक हैं। उसके बाद में वनस्पत जाति वहाँ की कैसी है, कि बड़े पेड़ पौधे एक छोटे हैं कि नहीं है, मिट्टी अगर नहीं होगी, पेड़ पौधे नहीं होंगे, मिट्टी का कटाव अधिक होगा। और सूक्ष्म जीव के ह्यूमस कैसे हैं, उसका निर्माण किस प्रकार से पृथ्वी को मृदा को प्रभावित करते हैं, ये भी हम लोगों को ध्यान देना है। समय मृदा प्रच्छेदिका की मोटाई भी को भी निर्धारित करता है, ये हम लोगों को ध्यान देना है। ये मुख्य मुख्य कारक हैं जो मृदा को प्रभावित करते हैं, मृदा के निर्माण को प्रभावित करते हैं, ये हम लोगों को ध्यान देना है। चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं। आगे हम लोग को देखना जैसे कि अपक्षय अगर शब्द आया तो अपक्षय है क्या, क्या अपक्षय है क्या, तो हम लोगों को ध्यान देना है अपक्षय और एक होता है अपर्दन। क्या होता है, अपर्दन, ये हम लोगों को ध्यान देना है। दोनों का मतलब एक हिसाब से कटाव होता है, टूटना फूटना या कटाव कह सकते हैं हम लोग, टूटना फूटना या कटाव होता है दोनों का मतलब। तो ये हम लोगों को ध्यान देना। अब इसकी परिभाषा के अकॉर्डिंग दोनों अलग अलग हैं, लेकिन मोटे तौर पर दोनों का अर्थ ही क्या होता है, टूटना फूटना या कटाव करना। तो अपक्षय क्या है, हम लोगों को ध्यान देना है। अपक्षय का मतलब होता है कि तापमान में परिवर्तन, तुषार क्रिया, पौधे, प्राणियों अथवा मनुष्य की क्रियाओं के द्वारा अनुवरित शैलों का टूटना एवं क्षय होना क्या कहलाता है, अपक्षय। बस अपक्षय में हम लोगों को ये ध्यान देना है मित्रों कि अपक्षय क्या होता है कि यहाँ पर जो पर्वत होते हैं या जो शैलें होती हैं वो अपने ही स्थान पर टूट के बिखर जाती हैं। क्या होती हैं, अपने स्थान पर टूट के, मतलब शैलों का अपने स्थान पर टूट के बिखरना, जैसे तापमान, तुषार या प्राणी तथा पौधों के द्वारा किसी शैल का या पर्वत का अपने ही स्थान पर टूट के बिखरना ही क्या कहलाता है, अपक्षय कहलाता है। ये हम लोगों को ध्यान देना है। अपने स्थान पर टूट कर क्या होता है, बिखर जाती है, तो इसको हम लोग अपक्षय कहते हैं। और जब टूट कर वो क्या होता है, बहने लगता है या उड़ जाता है कहीं पर, कहने का मतलब क्योंकि वायु के द्वारा भी अपर्दन होता है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, अपर्दन कहते हैं। क्या कहते हैं, अपर्दन कहते हैं। इसको हम लोग कटाव भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कटाव। तो ये हम लोगों को ध्यान देना है। अपर्दन, अपर्दन और अपक्षय। अपक्षय का मुख्य रूप से मतलब है कि पर्वत और या शैलों को टूट के अपने ही स्थान पर बिखरना। क्या है, अपने ही स्थान पर बिखर जाते हैं। जब क्या करते हैं, बिखर जाते हैं अपने स्थान पर, तो इसको हम लोग अपक्षय कहते हैं। और जब टूट फूट करके क्या करते हैं, या तो जल के साथ बह जाते हैं या तो वायु के साथ उड़ जाते हैं, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, अपर्दन की क्रिया कहते हैं। ये हम लोगों को ध्यान दिए रहना है। तो कहने का मतलब जब होगा तो कुछ ना कुछ कारण से होगा। तो इसके लिए कारण क्या हो सकता है, तापमान में परिवर्तन हो सकता है, तब पत्थर टूट सकता है। तुषार क्रिया के द्वारा, पौधों और प्राणियों तथा मनुष्य की क्रियाकलाप के द्वारा टूट सकते हैं किसी भी प्रकार से। अब मिट्टी निर्माण के मुख्य कारक जनक मृदा, मतलब जिससे जौन सी शैल से मिट्टी का निर्माण होता है, मिट्टी का, उसको हम लोग जनक मृदा कहते हैं, जनक शैल कहते हैं, का स्वरूप एवं जलावयिक कारक होते हैं। क्या होते हैं, मृदा का जनक, मृदा का स्वरूप और जलावयिक कारक होते हैं। मृदा निर्माण के अन्य कारकों में स्थलाकृतिक क्या है, स्थलाकृति है, जैव पदार्थों की भूमिका है, मृदा निर्माण के संगठक में लगा समय है। ये क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि क्या है, मृदा निर्माण के लिए हम लोगों को ध्यान देना है दो तीन चीज़ें।
जैसा कि जनक मृदा भी रहेगी, ये इसके कारक के जलावयी कारक भी होते हैं। और क्या होता है कि स्थलाकृत या जैव पदार्थों के, कहता है जैव पदार्थों की भूमिका और मृदा के निर्माण में लगने वाला समय, क्या है, मृदा के निर्माण में या संगठन में बनने में लगने वाला समय, ये 3-4 कारक हैं जो मृदा के निर्माण को प्रभावित करते हैं। ये जैव पदार्थ की भूमिका होती है, इसमें मृदा के निर्माण में लगने वाला समय बहुत इंपॉर्टेंट है, और जनक मृदा होती है, और जलावयी कारक होते हैं। ये क्या होते हैं, मिट्टी के निर्माण को प्रभावित करने वाले मुख्य कारक होते हैं 3-4, ये हम लोगों को ध्यान देना है। आगे क्या है, मृदा अपरदन और क्षीणता मृदा संसाधन के दो मुख्य खतरे हैं। क्या है, दो मुख्य खतरे हैं, क्योंकि मृदा अपरदन के द्वारा मिट्टी करके कट के बह जाती है, और क्षीणता मतलब मृदा क्षरित हो जाती है। इससे मृदा के संसाधन के दो मुख्य ये प्रमुख खतरे हैं, ये हम लोगों को ध्यान देना है कि जैसे मिट्टी का टूटना और क्षरित होना या बह जाना, ये मृदा के लिए हानिकारक है। इसी को मृदा कटाव कह सकते हैं हम लोग बड़े स्तर पर, ये हम लोगों को ध्यान देना है। अब क्या कह रहा है कि मल्च बनाना, क्या कह रहा है, मल्च बनाना, पौधे के बीच अनावरित भूमि जैव पदार्थों की जैसे प्रवाल से ढक जाती है, मतलब ढक जाती है या ढक दी जाती है, जिससे मृदा की आर्द्रता रुकी रहती है। जैसा कि हम लोग जानते हैं मित्रों, गांव वगैरह में हम लोग देखते हैं किसान वगैरह खास करके क्या करते हैं, कोई फसल बोते हैं तो उसको किसी चीज़ से नमी ना जाए, जल्दी से ख़त्म ना हो, उसको किसी चीज़ से पुआल से, मान लीजिए पुआल से मतलब धान का जो डंठल होता है उससे, या किसी अन्य उस मतलब पदार्थ से, या सरसों के पेड़ से, या हम लोग कभी कभी देखते हैं कि उसको पॉलीथीन से भी ढक देते हैं, तो उसकी क्या होती है, मृदा का नाश नहीं, मतलब उसके आर्द्रता का विनाश नहीं होता, मृदा आर्द्रता खत्म नहीं होती है। तो कहने का मतलब है किसी चीज़ को या पौधों के बीच अनावरत भूमि के जो इसको रही है उसी को जैव पदार्थों से जैसे पुआल वगैरह से खास करके ढक देना ही क्या कहलाता है, ये मल्च बनाना कहलाता है। उसको ढकना मल्च बनाने की क्रिया है, हम लोगों को ध्यान देना है। चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं। अब बहुत इंपॉर्टेंट है मित्रों ये टर्म, जैसा कि हम लोग जानते हैं वेदिका, वेदिका फर्म, चौड़े समतल वाले सोपान अथवा वेदिका तीव्र ढालों पर बनाए जाते हैं ताकि सतह फसल उगाने के लिए उपलब्ध हो, क्या हो, फसल बनाने के लिए। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं दोस्तों, ये है देखिए चित्र में दिखाया गया कि जिसको हम लोग सीढ़ीदार खेत कहते हैं, क्या कहते हैं, सीढ़ीदार खेत कहते हैं। ये क्या है कि पर्वतों पर ढाल वाली मिट्टी को थोड़ी दूर पर मतलब उसको काट करके थोड़ा चौड़ा कर लिया जाता है, उसके बाद फिर नीचे ज़्यादा ऊंचाई तक नहीं रह पाता, तो उसके बाद में फिर थोड़ी सी चौड़ाई कर ली जाती है, फिर उसके नीचे थोड़ी चौड़ाई कर ली जाती है। तो कहने का मतलब एक सीढ़ी का निर्माण हो जाता है, जहाँ पे जैसे हम लोग देख रहे हैं, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, वेदिका फर्म या वेदिका खेत कहते हैं। इस प्रकार की खेती की जाती है, तो इसको हम लोग वेदिका फर्म या वेदिका कार्य या कहते हैं, ये हम लोगों को ध्यान देना है। और इसका कारण क्या है, मिट्टी के कटाव से बचने के लिए, क्या है, क्योंकि अगर एक साथ में हम लोग बना देंगे, ऊपर से पानी डालेंगे तो पूरी मिट्टी के साथ कट के नीचे मिट्टी बह जाएगी, ऊपर कोई मिट्टी का रुकाव नहीं हो पाएगा। इसीलिए इस प्रकार के खेतों का, फसलों का निर्माण किया जाता है, ये हम लोगों को ध्यान देना है। अब समोच्च रेखीय जुताई क्या है, इसी प्रकार है मिट्टी के बारे में ही मित्रों, कटाव कम हो, एक पहाड़ी ढाल पर समोच्च रेखाओं के समांतर जुताई ढाल नीचे बहते जल को रोकने के लिए प्राकृतिक अवरोधक का काम करते हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि मान लीजिए कोई ये आपका खेत है मित्रों, क्षेत्र है, अगर यहाँ की ढाल इस तरह से है और अगर इसी तरह से हम लोग खेत मतलब जुताई कर देंगे तो क्या होगा, पानी के साथ साथ ये मिट्टी भी नीचे बह जाएगी। इसलिए इसके स्थान पर हम लोग क्या करते हैं, इस प्रकार की जुताई करते हैं। तो पानी अगर आएगा तो यहाँ से इसके सारे ऐसे ऐसे जाएगा, बहुत धीमी गति से जाएगा, तो मिट्टी का कटाव अधिक नहीं होगा। तो ये हम लोगों को ध्यान देना है कि क्या है, समोच्च रेखीय जुताई की एक पहाड़ी ढाल पर समोच्च रेखाओं के समांतर, समोच्च रेखाओं के समांतर जुताई ढाल नीचे बहते जल को रोकने के लिए किया जाता है, जिसको प्राकृतिक अवरोधक का काम करती है, ये हम लोग जानते हैं। रक्षक मेखलाएं क्या होती हैं, ये हम लोग देखिए समोच्च रेखाओं के चित्र भी दिखाया गया है, जिस प्रकार से है उसी प्रकार से इसकी जुताई की गई है। अब इसमें हम लोगों को ध्यान देना है कि रक्षक मेखलाएं क्या हैं, तटीय प्रदेशों और शुष्क प्रदेशों में पवन गति को रोकने के लिए वृक्ष कतारों में लगाए जाते हैं। क्या करते हैं, वृक्ष कतारों में लगाए जाते हैं, मतलब रक्षा के रूप में, जैसे सैनिक खड़े किए जाते थे रक्षा के लिए, उसी प्रकार रक्षक की मेखलाओं में लगाए जाते हैं। तो हम लोगों को ध्यान देना कैसे प्रदेशों में, तटीय प्रदेशों में और शुष्क प्रदेशों में पवन की गति को रोकने के लिए, किसके लिए, पवन की गति को रोकने के लिए वृक्ष कतारों में लगाए जाते हैं, ताकि मृदा का
आवरण को बचाया जा सके, मृदा के आवरण को क्या किया जा सके, बचाया जा सके। ये हम लोगों को ध्यान देना है कि पवन बहुत तेज़ी से आएगी तो मृदाएं उड़ेंगी, काफ़ी मिट्टी इधर उधर हो जाएगी उड़ करके। तो इसी को रोकने के लिए वृक्ष की एक पूरी कतार लगा दी जाती है, जैसा कि हम लोग देख रहे हैं। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, रक्षक मेखलाएं कहते हैं, हम लोग को ध्यान देना है। अब समोच्च रेखीय रोधिका क्या होती है, समोच्च रेखाओं पर रोधिकाएं बनाने के लिए पत्थर, घास, मृदा का उपयोग किया जाता है। रोधिकाओं के सामने जल एकत्र करने के लिए खाई बनाई जाती है। हम लोग को ध्यान देना है, क्या करते हैं, जल एकत्रित करने के लिए खाई के रूप में बना देते हैं। ये हम लोगों को ध्यान देना है। चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं। आगे क्या है, चट्टान बांध है। क्या है, चट्टान बांध है, ये हम लोगों को ध्यान देना है। तो चट्टान बांध किस रूप में कार्य करता है, यह जल के प्रवाह को कम करने के लिए बनाए जाते हैं। यह नालियों की रक्षा करते हैं और मृदा क्षति को रोकते हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं चट्टान बांध क्या होते हैं कि एक हिसाब से हम लोग कह सकते हैं कि बांध इस प्रकार से बनाए जाते हैं, पक्की नाली कहने का मतलब पक्का बांध बना दिए जाते हैं, जिससे क्या होता है कि पानी जाने पर इसका कटाव मिट्टी का नहीं होता है। ये हम लोगों को ध्यान देना है। तो ये कहने का मतलब पानी को आने से, मिट्टी को कटने से रोकते हैं। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, चट्टान बांध कहते हैं। ये हम लोगों को ध्यान देना है। इस प्रकार के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं डायरेक्ट, तो हम लोग कन्फ्यूजन हो जाते हैं चट्टान बांध और वास्तविक बांध में। तो हम लोगों को ध्यान देना है, यह जल के प्रवाह को कम करने के लिए बनाए जाते हैं। यह नालियों की रक्षा करते हैं। क्या करते हैं, नालियों की रक्षा करते हैं और मृदा की क्षति को रोकते हैं। ये हम लोगों को ध्यान देना, किसके लिए बनाए जाते हैं, मृदा की क्षति को रोकने के लिए बनाए जाते हैं, नालियों की रक्षा करते हैं। ये हम लोगों को ध्यान देना है कि जब डायरेक्ट पानी आता है तो उसके पूरा मतलब जो उसका बेग होता है यही थाम लेते हैं और नालियों को और मृदा कटाव को बचाते हैं। एक टपकता कहने का मतलब ये एक आंकड़ा है मित्रों, एक टपकता नल एक वर्ष में 12,000 लीटर, कितना, 1200 लीटर जल व्यर्थ करता है। कितना लीटर व्यर्थ करता है, 1200 लीटर जल व्यर्थ कर सकता है। कहने का मतलब अगर लगातार वो साल भर टपकता रहेगा एक एक बूंद, तब भी 1200 लीटर के बराबर पानी व्यर्थ हो जाएगा। इसलिए हम लोगों को इस प्रकार अगर कहीं देखें जल टपक रहा हो तो उसको सही से बंद कर दें। ये हम लोगों का कर्तव्य है। आगे हम लोग देखते हैं, आलवण जल केवल क्या है, हम लोग जैसा कि जानते हैं जो शुद्ध वाटर है हमारी पृथ्वी पर वो लगभग 3% से कम ही है, लगभग 2.7% के आसपास पूरी पृथ्वी पर क्या है, ये मृदु वाटर है। क्या, शुद्ध जल है। क्या हम लोग कहते हैं, मृदु वाटर है, शुद्ध जल है। ये हम लोगों को ध्यान देना है। और जितने पानी हैं वो क्या है, लवणीय हैं। इसके अलावा जितने भी हैं वो क्या है, लवणीय है, मतलब नमक युक्त हैं। तो ये हम लोगों को ध्यान देना है। क्या है कि आलवण जल केवल 2.7% ही है। इसका लगभग 70%, जो 2.7% है मित्रों, इसका भी लगभग 70% क्या है, चादरों के रूप में, बर्फ की चादरों के रूप में और हिमानियों के रूप में अंटार्कटिका, जैसा कि हम लोग जानते हैं अंटार्कटिका पर बहुत बर्फ जमी है, अंटार्कटिका, ग्रीनलैंड और पर्वतीय प्रदेशों में पाया जाता है। ये हम लोगों को ध्यान देना है। अंटार्कटिका में पाया जाता है ज़्यादातर, जो इसमें से लगभग हम लोग ये कह सकते हैं कि जो आपका 2.7% है, इसका 70% पानी केवल क्या है, बर्फ के रूप में जमा हुआ है। और इसको हम लोग जानते हैं ज़्यादातर बर्फ हमारी पृथ्वी पर कहाँ पर है, अंटार्कटिका में है। एक पूरा महाद्वीप है, पूरा बहुत ही किलोमीटर तक बर्फ जमी है, लगभग पूरे महाद्वीप पर ही बर्फ जमी है। उसका में ग्रीनलैंड है और पर्वतीय प्रदेशों में भी काफ़ी स्थान है जहाँ पर बर्फ के रूप में जल का जमा हो। एक हम लोगों को ध्यान देना मित्रों, इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं यहीं पर कि जो ग्रीनलैंड है, क्या है, ग्रीनलैंड है, ये भौतिक रूप से तो दिखाई पड़ता है कि अमेरिका महाद्वीप के पास है, लेकिन इस पर कब्जा किसका है, ये हम लोगों को ध्यान देना है। इस पर यूरोप के पास है। इसका पहले कब्जा इस पर अमेरिका दावा कर रहा था, लेकिन ये डेनमार्क के पास है। किसके है, डेनमार्क के पास इसका कब्जा है। ये हम लोगों को ध्यान देना है। और यहाँ इसकी राजधानी, ग्रीनलैंड की राजधानी अगर देखा जाए तो इसकी राजधानी नूक, क्या है, नूक, ये हम लोगों को ध्यान देना है। कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है ग्रीनलैंड पर, वैसे है तो बर्फीला ही, लेकिन इस पर कब्जा किसका है, डेनमार्क का। पहले इस पर अमेरिका दावा करता था, लेकिन ये डेनमार्क के अंतर्गत प्रेजेंट टाइम में है। और इसकी राजधानी क्या है, डेनमार्क इसको एज अपने स्टेट के रूप में मानता है, तो इसकी राजधानी नूक है। क्या है, नूक, ये हम लोगों को ध्यान देना है। आगे हम लोग देखते हैं, मनुष्य की पहुंच में केवल 1% जल ही है जो आलवणीय है। क्या है, आलवणीय मतलब शुद्ध जल है, लवण युक्त नहीं है, मतलब फ्रेश वाटर है। ये हम लोगों को ध्यान देना है। औसतन एक भारतीय नागरिक प्रतिदिन लगभग 150 लीटर जल, कितना, 150 लीटर जल का उपयोग करता है। एक व्यक्ति केवल कितने जल का,
लगभग प्रतिदिन 150 लीटर जल का उपयोग करता है। ये औसतन है मित्रों, ये हम लोगों को ध्यान देना है। वाष्पीकरण की मतलब अधिक दर वाले शुष्क प्रदेशों में सिंचाई की ड्रिप एवं टपक विधि क्या है, ड्रिप एवं टपक विधि बहुत उपयोगी। जैसा कि हम लोग जानते हैं जहाँ पर कम पानी होता है वहाँ पाइप लगा दी जाती है और प्रेशर से पानी छोड़ा जाता है, और यहाँ पर क्या होता है एक टोटी लगी होती है जो फुहारे के रूप में यहाँ पानी निकलता है, ये भी होती है। और एक होती है टपक सिंचाई, वो पौधे के पास पाइप लगा देते हैं, वो टपक टप टपक 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 करके पानी उस पर गिरता है और उसी पौधे के पास जाता है और पानी पूरे खेत में बर्बाद नहीं होता। ये हम लोगों को ध्यान देना है। आगे हम लोग देख लेते हैं। आगे मित्रों हम लोगों को ध्यान देना है कि प्राकृतिक वनस्पति एवं वन्य जीव, जो प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन केवल स्थल मंडल, जल मंडल एवं वायुमंडल के बीच जुड़े हुए एक सक्रिय क्षेत्र में ही पाए जाते हैं, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, जैवमंडल कहते हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि प्राकृतिक जो वनस्पतियां हैं या जीवन जो है केवल स्थल मंडल और जल मंडल तथा वायुमंडल, चूँकि पृथ्वी जो है इसी पार्ट में बटी हुई है, स्थल मंडल, जल मंडल और वायुमंडल के बीच जुड़े हुए सक्रिय क्षेत्र होते हैं, उसी में जो मतलब जो भी क्षेत्र पाए जाते हैं पतले वाले, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, जैवमंडल कहते हैं। ये हम लोगों को ध्यान देना है। इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं मित्रों, कई परिभाषाओं से रिलेटेड पेपर है, वो क्वेश्चन है आ जाता है कि प्राकृतिक वनस्पति एवं वन्यजीव केवल क्या होते हैं कि स्थल मंडल, जल मंडल और वायुमंडल के बीच पतरे सक्रिय क्षेत्र में पाए जाते हैं, जिसको हम लोग जैवमंडल कहते हैं। कहने का मतलब पृथ्वी हमारा है, इसके ऊपर मान लीजिए स्थल मंडल है और कहीं कहीं जल मंडल है, और उसके बाद में जो हमारा वायुमंडल है इसके बीच में एक निश्चित क्षेत्र है जिस पर क्या होता है, जीवन पाया जाता है, जिसको हम लोग जैवमंडल कहते हैं। ये हम लोगों को ध्यान देना है। आगे जैवमंडल में सभी जीवित जातियां जीवित रहने के लिए परस्पर संबंधित एवं निर्भर होते हैं। जैसा कि जानते हैं इंसान किसी न किसी तरह से पौधों पर और पौधे किसी न किसी तरह से इंसान पर, एक दूसरे जीव पूरे चक्र के रूप में एक दूसरे पर निर्भर हैं। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं कि ये पूरी इनकी जीवन प्रक्रिया है। अगर नहीं निर्भर होंगे तो किसी का भी जीवन जीना संभव नहीं हो पाएगा। इस जीवन आधारित तंत्र को हम लोग क्या कहते हैं, पारितंत्र कहते हैं। क्या कहते हैं, पारितंत्र कहते हैं। ये हम लोगों को ध्यान देना है। ये पूरा इकोसिस्टम है। क्या है, इकोसिस्टम है, ये हम लोगों को ध्यान देना है। तो जो एक दूसरे पर, पूरे जैव मंडल में जीव एक दूसरे पर आश्रित रहते हैं, निर्भर रहते हैं, इसी आधारित तंत्र को हम लोग पारितंत्र कहते हैं। ये हम लोगों को ध्यान देना है। आगे विश्व की वनस्पति के मुख्य प्रकारों जो होते हैं, मुख्य रूप से 4 भागों में इनको बांटा जा सकता है। एक हम लोग क्या कह सकते हैं, वन के रूप में है, एक घास है, एक गुल्म है, और एक क्या है, टुंड्रा प्रदेश या टुंड्रा के रूप में है। ये हम लोगों को जैसा कि जानते हैं। तो ये कहने का मतलब हम लोग जानते हैं वन के बारे में, घास के बारे में। गुल्म एक प्रकार के क्षेत्र होते हैं जो टुंड्रा में जैसे काई और लाइकेन के रूप में पाया जाता है, इससे थोड़ा डेवलप क्षेत्र में होते हैं। टुंड्रा में कोई वनस्पति नहीं पाई जाती, नाम मात्र की वनस्पतियां होती हैं। वो लाइकेन क्या होती है, लाइकेन, इसके बारे में हम लोग अध्ययन पीछे कर भी चुके हैं। लाइकेन और काई के रूप में पाई जाती हैं ज़्यादातर, और उसी से डेवलप क्षेत्र जो होता है एक हिसाब से घास का ही क्षेत्र होता है, ये गुल्म के रूप में होते हैं। ये हम लोग कह सकते हैं। तो यही हम लोगों को ध्यान देना है। 4 प्रकार में पूरी लगभग वनस्पतियां क्या हुई हैं, बटी हुई हैं। कम वर्षा वाले शुष्क प्रदेशों में कटीली झाड़ियां एवं गुल्म उगते हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं कम वर्षा वाले शुष्क प्रदेशों में क्या होते हैं, कटीली झाड़ियां और क्या होते हैं, गुल्म उगते हैं। और शीत ध्रुवीय प्रदेशों की टुंड्रा वनस्पतियों में मांस हैं और लाइकेन क्या होते हैं, सम्मिलित होते हैं। हम लोग जानते हैं शीत ध्रुवीय प्रदेश, चूँकि ध्रुवीय प्रदेश में हम लोग जानते हैं कि कोई वनस्पति नहीं पाई जाती, वहाँ किस रूप में होते हैं, मांस और लाइकेन के रूप में होते हैं। ये हम लोगों को ध्यान देना है। वहाँ पर कोई वनस्पति नहीं पाई जाती है। अब आगे हम लोग देख लेते हैं। भारत में शेरों, चीतों, हिरणों, भारतीय सारंग और मोर को मारना क्या है, अवैध है। ये वन्य जीवों के संरक्षण के बारे में बात हो रही है मित्रों कि भारत में क्या है, शेरों को, चीतों को, हिरणों को और भारतीय सारंग और मोर को अगर आप मारते हैं तो आप निश्चित ही कठोर दंड के भागी होंगे। कहने का मतलब है इसको मारना क्या है, अपराध है। अब क्या होता है, इसके संरक्षण के बारे में हम लोग अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देखते हैं कि एक संस्था है मित्रों, एक अंतर्राष्ट्रीय परपाटी
जिसको हम लोग सिटीज़ बोलते हैं। आगे आप लोग बहुत डिटेल से अध्ययन करेंगे, चूँकि अभी हम लोग क्लास 8 के अकॉर्डिंग अध्ययन कर रहे हैं, तो अभी हम लोग सिर्फ इसका इंट्रो जानना है। तो सिटीज़ का फुल फॉर्म होता है, ये एक परिपाटी है मित्रों, जिसके अंतर्गत जीवों को कैसे संरक्षित किया जाता है ये हम लोग को ध्यान देना है। सिटीज़ का फुल फॉर्म होता है द कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फोना एंड फ्लोरा। मतलब कह रहा है कि पौधों एवं जंतुओं दोनों के बारे में बात हो रही है, इनके संरक्षण के लिए क्या होता है, एक सिटीज डेवलप की गई है। इसमें कैटेगरी बांटी गई है कि जो ज़्यादा डेंजर्ड होगा, ज़्यादा खतरनाक होगा, उसको किस कैटेगरी में, इनकी लगभग 2-3 सूची बांटी गई है मित्रों। आगे हम लोग इसका अध्ययन करेंगे। तो जो ज़्यादा खतरनाक होंगे उसको सूची 1 में, फिर सूची 2 में, सूची 3 में से डिवाइड किया जाता है। उस प्रकार से इस पर प्रतिबंध लगाए गए हैं, ये हम लोगों को ध्यान देना है। तो सिटीज का फुल फॉर्म हम लोग देख लेते हैं, द कन्वेंशन ऑन द इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फोना एंड फ्लोरा। क्या है, वाइल्ड फोना एंड फ्लोरा की स्थापना की गई, जिसमें प्राणियों एवं पक्षियों की अनेक प्रजातियों की सूची तैयार की गई है। इस सूची में दिए गए सभी पक्षियों एवं प्राणियों के व्यापार करने पर प्रतिबंध लगाया गया है। क्या करने लगाया गया है, प्रतिबंध लगाया गया है। हमने बताया कि सूची के माध्यम से इनको बांटा गया है कि कौन सा जीव किस सूची में है, उसका व्यापार किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता। इसी में इसको आगे हम लोग जब कंपटेटिव लेवल पर देखते हैं मित्रों, तो निश्चित ही हम लोगों को सिटीज़ को बहुत पढ़ना है, क्योंकि एनवायरनमेंट से, पर्यावरण से यहाँ से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लगभग काफ़ी क्वेश्चन। और सिविल सर्विस की तो ये बहुत ही, सिविल सर्विस के लिए बहुत पेट क्वेश्चन यहाँ से आते हैं, ये हम लोगों को ध्यान देना है। आगे हम लोग देखते हैं कि सिटीज़ की कह रहा है कि फिर से देख लेते हैं कि द कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ द वाइल्ड फोना एंड फ्लोरा सरकारों के बीच करें, मतलब एक अंतर सरकारी संगठन है, सरकारों के बीच एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है। इसका उद्देश्य यह है, सुनिश्चित करना है कि वन्यजीवों और पौधों के नमूनों की हम लोग रक्षा करेंगे। यहीं पर हम लोग देख लेते हैं, इसके बारे में भी हम लोग और अध्ययन करेंगे मित्रों, कि हम लोगों का एक क्वेश्चन बहुत जीके में पूछा जाता है कि जो हमारे देश में पहले गिद्ध बहुत ज़्यादा दिखाई पड़ते थे, धीरे धीरे गिद्ध क्या होने लगे, काफ़ी ख़त्म होने लगे, ये मर जाने लगे, इनकी संख्या लगभग ख़त्म होने लगी और ये विलुप्त की कगार पर पहुंचने लगी। तो ये इनका रीज़न क्या था ख़त्म होने का, तो इसका हम लोग जानते हैं, जैसे पशुओं को जो दर्द निवारक गोलियाँ, दवाइयाँ खिलाई जाती थी, उसी से इनकी काफ़ी संख्या कम हो गई। तो हम लोगों को देख लेना है कि भारतीय उपमहाद्वीप में जिन पशुओं का उपचार कह रहा है कि डाइक्लोफिलेन, एस्प्रिन अथवा इबुप्रोफेन, क्या है, इबुप्रोफेन जैसे पीड़कनाशी, मतलब दर्द निवारक पीड़कनाशी जैसे किया जाता था। इसी अपमार्जक के उपरांत क्या करते थे, जो पशु जैसे दवाइयाँ पशुओं को दी जाती थी, उसके बाद पशु अगर मान लीजिए मर गए, उसके बाद में गिद्ध उनको खाते थे, अपमार्जक के रूप में क्या करते थे, उनको साफ करते थे, खाते थे। तो क्या करते थे, धीरे धीरे इनकी किडनी खराब होने लगी गिद्धों की, और किडनी खराब होने लगी, जिससे ये क्या होते थे, मर जाने लगे, और हमारे देश में इनकी संख्या बहुत कम हो गई। अब जैसा कि हम लोग देखते हैं अपने क्षेत्रों में बहुत कम देखने को मिलते हैं, लगभग विलुप्त प्राय हो रहे हैं, लेकिन इसीलिए इनका संरक्षण सरकार बहुत तीव्रता से कर रही है, हम लोगों को ध्यान देना है। तो पशुओं को, इसके संरक्षण का बचाव यही है कि पशुओं को दर्द निवारक गोलियां अधिक से अधिक ना खिलाई जाएं, ताकि जो हमारे पक्षी हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हैं ये हमारे वातावरण के लिए, इनको बचाया जा सके, ये हम लोगों को ध्यान देना है। आगे हम लोग देखते हैं, अभी हम लोगों को ध्यान देना है कि इसका उद्देश्य जो है, अंतर्राष्ट्रीय जो संगठन है, इनका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि वन्य प्राणी एवं पौधों के नमूनों, क्योंकि फ्लोरा एंड फौना हम लोगों को ध्यान देना है, वन्य प्राणी एवं पौधों के नमूनों को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से उनके जीवन का कोई खतरा नहीं होता है। मोटे तौर पर पशुओं की 5000 प्रजातियाँ, कितनी हजार प्रजातियाँ, 5000 प्रजातियाँ, और पौधों की 28,000 प्रजातियाँ रक्षित की गई हैं सिटीज़ के अंतर्गत, जैसा कि हम लोगों को याद रखना है, सिटीज़ के अंतर्गत रक्षित की गई हैं। भालू, डॉल्फिन, कैक्टस जिसको हम लोग नागफनी बोलते हैं, भालू है, डॉल्फिन है, कैक्टस हैं, पुरवाल हैं, आर्किड हैं, एलो हैं, कुछ इसके उदाहरण हैं जिसको रक्षित किया गया है, हम लोग को ध्यान देना है। आगे हम लोग देख लेते हैं जैवमंडल निश्चय क्या है। क्या है जैवमंडल निश्चय, क्या है मित्रों, तो यह वैश्विक नेटवर्क द्वारा, क्या है, वैश्विक नेटवर्क द्वारा जुड़े रक्षित क्षेत्रों की, क्या है,
वैश्विक नेटवर्क द्वारा जुड़े रक्षित क्षेत्रों की एक श्रृंखला है जिसे संरक्षण और विकास के बीच संबंध को प्रदर्शित करने के लिए बनाया गया है। क्या करना है कि इसको क्या करना है कि संरक्षित करना है जीवों को और उनका विकास करना है। उन्हीं को संरक्षित प्रदर्शित करने के लिए क्या है, जैवमंडल निश्चय बनाया गया है। ये हम लोगों को ध्यान देना है कि यह वैश्विक नेटवर्क है। ये हम लोगों को ध्यान देना है, ये राष्ट्रीय नहीं बिल्कुल वैश्विक स्तर द्वारा जुड़े रक्षित क्षेत्रों की एक श्रृंखला जिसे संरक्षण मतलब बचाव और विकास मतलब उसके डेवलप के बीच संबंध को प्रदर्शित करने के उद्देश्य से बनाया गया है। अब राष्ट्रीय उद्यान, जैसा कि हम लोग जानते हैं, राष्ट्रीय उद्यान वर्तमान एवं भविष्य की पीढ़ियों के लिए एक या एक से अधिक पारतंत्रों की पारिस्थितिकी एकता को बनाए रखने के लिए है। चलो इसको भी हम लोग देख लेते हैं फिर से मित्रों। हम इसके पहले देख लेते हैं जैसे कि राष्ट्रीय उद्यान जो है मित्रों, राष्ट्रीय उद्यान की परिभाषा के अकॉर्डिंग हम लोग देखें तो वर्तमान एवं भविष्य की पीढ़ी के लिए एक या एक से अधिक पारतंत्रों की पारिस्थितिकी एकता की रक्षा के लिए नामित किया गया प्राकृतिक क्षेत्र है। क्या है, एक या एक से अधिक पारतंत्रों की सुरक्षा के लिए निर्धारित किया गया एक क्षेत्र है। क्या, एक प्राकृतिक क्षेत्र है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, राष्ट्रीय उद्यान कहते हैं। राष्ट्रीय उद्यान में हम लोग जैसा कि जानते हैं किस प्रकार के प्रतिबंध कितने लगाए जाते हैं, ये हम लोगों को ध्यान देना है। आगे है जैवमंडल निश्चय। क्या है, जैवमंडल निश्चय, हम लोगों को ध्यान देना है। जैवमंडल निश्चय यह एक वैश्विक नेटवर्क द्वारा जुड़े रक्षित क्षेत्रों की श्रृंखला जिसे रक्षित एवं विकास के संबंध, जैसा कि हम लोगों ने देख लिया कि क्या करना है, इसमें रक्षा भी करनी है और उसका विकास भी करना ताकि वो डेवलप हो सके, ये हम लोगों को ध्यान देना है। और राष्ट्रीय उद्यान जैसा कि हम लोग जानते हैं कि इसको प्राकृतिक क्षेत्र है जिसमें एक प्रतिबंध लगा दिया जाता है कि किस प्रकार से आप शिकार कर सकते हैं, कितना नहीं कर सकते हैं, तो यही हम लोगों को ध्यान देना है। तो चलिए हम लोग इस जिससे कुछ संबंधित राष्ट्रीय उद्यान को फिर से एक बार देख लेते हैं, चूँकि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्षेत्र है मित्रों। ये देश में घोषित किया जाता है कि कौन से राष्ट्रीय उद्यान हैं। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि वर्तमान एवं भविष्य की पीढ़ियों को, जैसा हम लोग सतत विकास में पढ़े थे, उसी का एक कॉन्सेप्ट है। वर्तमान एवं भविष्य की पीढ़ियों के लिए एक या एक से अधिक पारतंत्रों की पारिस्थितिकी एकता की रक्षा के लिए नामित किया गया प्राकृतिक क्षेत्र है जिसको हम लोग क्या करते हैं, राष्ट्रीय उद्यान कहते हैं। अब ये पाठ हमारा था मित्रों लेसन 2, क्या था, क्लास 8 का लेसन 2 जिसको हम लोगों ने पढ़ा। अब इससे संबंधित कुछ क्वेश्चन है, इसको हम लोग देख लेते हैं मित्रों। तो चलिए हम लोग देखते हैं इसमें से संबंधित क्या क्वेश्चन है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक मृदा निर्माण का नहीं है, ये हम लोगों को ध्यान देना है। मृदा निर्माण का कारक नहीं है, निम्नलिखित में से कौन सा मृदा निर्माण का कारक नहीं है, नहीं वाला हम लोगों को ध्यान देना चाहिए, यहीं से क्वेश्चन गलत होता है। तो क्या है, समय, उसके बाद में अगला है मृदा का गठन, अगला है जैव पदार्थ। तो जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा है कि मिट्टी के निर्माण के लिए एक समय चाहिए, तो ये तो होगा ही, इसके निर्माण का कारक है। और उसके बाद में जैव पदार्थ भी होना चाहिए, ये भी कारक है। लेकिन मृदा का गठन नहीं है, मृदा में लगने वाला गठन समय रहता है लेकिन मृदा का गठन नहीं है। मृदा का गठन का मतलब एक हिसाब से मृदा का निर्माण ही होता है, तो कारक नहीं है, तो हम लोगों को ध्यान देना है मृदा का गठन कारक नहीं है। अगला है, निम्नांकित में से कौन सी विधि तीव्र ढालों पर मृदा अपरदन को रोकने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। तो क्या है, रक्षक मेखला है कि लिंचिंग है, क्या है, मल्चिंग है। कह रहे मतलब रक्षक मेखला है या मल्चिंग है या वेदिका कृषि है। तो हम लोग जानते हैं कि वेदिका कृषि है जिसको हम लोग क्या करते थे, तीव्र ढालों पर, ये हम लोगों को ध्यान देना है। नहीं तो वैसे तो हैं सभी, लेकिन तीव्र ढालों की बात करें, तीव्र ढालों पर मृदा अपरदन को रोकने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त क्या है, तो वेदिका कृषि है। जैसा कि हम लोग जानते हैं एक प्रकार की आकार बना दिया जाता है जो पानी के विपरीत होता है और डायरेक्ट पानी नीचे नहीं आता, मिट्टी का कटाव कम होता है, इसी को हम लोग ध्यान देना, उसको हम लोग वेदिका कृषि कहते हैं। अब अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रकृति के संरक्षण के अनुकूल नहीं है, ये हम लोग को ध्यान देना है। ऑप्शन ए है, मतलब ऑप्शन का है, बल्ब को बंद कर देना चाहिए जब आवश्यकता ना हो। क्या है, प्रकृति संरक्षण के अनुकूल नहीं है, तो अनुकूल नहीं है मतलब ये तो अनुकूल है कि बल्ब को बंद कर देना चाहिए अगर आवश्यकता ना हो। दूसरा है, नल को उपयोग के बाद तुरंत बंद कर देना चाहिए, ये भी ठीक है।
ये भी है, ये भी ठीक है। अब अगला कह रहा है खरीदारी के बाद पॉली बैग को नष्ट कर देना चाहिए। क्या कह रहा है प्रकृति के संरक्षण के अनुकूल नहीं है। अब देखिए इसमें कह रहा है खरीदारी के बाद पॉली बैग को नष्ट कर देना चाहिए। हम लोगों को यह ध्यान देना है कि पॉली बैग को नष्ट नहीं करना चाहिए, उसको हम लोगों को बचा के रखना चाहिए और बार बार उसी को यूज करना चाहिए। नहीं तो ज़्यादा ज़्यादा हम अलग अलग पॉलीथीन यूज करके फेंक देंगे तो नहीं यूज करेंगे तो धीरे धीरे इसकी मात्रा बहुत अधिक बढ़ जाएगी, जो कि हमारी पर्यावरण के लिए अच्छा नहीं है। तो क्या है, प्रकृति संरक्षण के अनुकूल नहीं है। क्या है, पाली खरीदारी के बाद पॉली बैग को नष्ट कर देना चाहिए, अनुकूल नहीं है। तो हमारा हो जाएगा ऑप्शन गा सही। तो हम लोग को ध्यान देना है, जो हमारा पहला है इसमें क्या हो जाएगा, मृदा का गठन निर्माण नहीं है। और दूसरे में हम लोग जानते हैं वेदिका कृषि है, क्योंकि जो इसमें तीव्र ढालों की बात कर रहा है कटाव मृदा अपरदन को रोकने के लिए। और तीसरा प्रकृति संरक्षण के अनुकूल नहीं है। तो ये हो जाएगा खरीदारी के बाद पॉली बैग को नष्ट करना अनुकूल नहीं है। आगे अच्छा मिलान भी हम लोग देख लेते हैं। भूमि का उपयोग, भूमि का उपयोग हम लोग क्या करते हैं, मृदा अपरदन को रोकने के लिए, मृदा संरक्षण को करने के लिए, मृदा की भूमि का उत्पादनकारी उपयोग। क्या है, भूमि उपयोग मतलब भूमि का उत्पादनकारी उपयोग है। ह्यूमस, ह्यूमस का मतलब होता है ऊपरी मृदा की निक्षेपित जैव पदार्थ, जिसमें क्या हो, उर्वरकता अधिक हो, जैव पदार्थ की मात्रा हो, तो ये उर्वरक हो जाएगी। चट्टान बांध, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि चट्टान बांध क्या कह रहा है कि मृदा अपरदन को रोकने के लिए इसका उपयोग किया जाता था। चट्टान बांध को नाली ना कटे, जैसा कि हम लोग जानते हैं, मिट्टी का कटाव ना हो। जैवमंडल, जैसा कि हम लोग जानते हैं, स्थल मंडल, जल मंडल और वायुमंडल के बीच का जुड़ाव, सकरा क्षेत्र जो होता है उसको हम लोग क्या कहते थे, उसको हम लोग जैवमंडल कहते हैं। ये हमारा क्वेश्चन था मित्रों, इसको हम लोगों ने कर लिया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पाठ को आप देखेंगे एक बार में नहीं समझ में आएगा, बार बार देखेंगे। एनसीईआरटी का है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपके एक बार बेस समझ में आ गया, चूँकि जैसे वेदिका कृषि है, मल्चिंग है, उसके बाद में रक्षक मेखला है, इस प्रकार के क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ लिए जाते हैं, तो उसमें कन्फ्यूजन वहाँ पर हो जाता है अगर आप ढंग से नहीं पढ़े रहेंगे। तो चलिए हम लोग अपनी स्टडी को यहाँ पर स्टॉप करते हैं मित्रों। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर मिलेंगे। तब तक के लिए मित्रों जय हिंद, जय भारत।